नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 हिंदी चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। इस काव्य के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो सर्वप्रथम हम केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी, ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं। ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब हम पाठ की रूपरेखा के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। कवि केदारनाथ का प्रकृति के प्रति गहन प्रेम का इसमें पता चलता है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। अब हम कविता के भावार्थ के बारे में देखेंगे। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ाकर। चंद्रगहना एक स्थल है, ठीक है। मेड़ खेत के चारों ओर ऊंची बनी एक सीमा रेखा, उसे मेड़ कहते हैं। बीते के बराबर,
बीते के बराबर में एक छोटा सा, एक बित्ता। ठिंगना मतलब नाटा, छोटा। ठीक है। मुरेठा, मुरेठा साफा को बोलते हैं। साफा यानी पगड़ी, पगड़ी को मुरेठा बोलते हैं। शीश अर्थात सिर। अलसी, अलसी मतलब तीसी, एक तिलहनी पौधा है ये। हठीली मतलब जिद्दी। देह मतलब शरीर। लचीली मतलब लचकदार। नील मतलब नीले। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ग्रामीण दृश्यों को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। कवि चंद्रगहना नामक गांव देखकर वापस लौट रहा है, जहां रास्ते में खेत खलियान हैं। कवि एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे पौधे खड़े हैं, जो एक बित्ते के बराबर यानी बहुत छोटा है। चना रूप में हरा है और ठिंगना है। चने के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इतने छोटे से हरे रंग के पौधे के ऊपर ऊपरी भाग में गुलाबी रंग का फूल है, जो उसकी पगड़ी जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, यानी एक हरे रंग के छोटे से चने के पौधे के ऊपर गुलाबी रंग का फूल है, जो एक पगड़ी के जैसा प्रतीत होता है, जैसे मानो वो सिर पर पगड़ी पहन रखा हो, जिससे उस पौधे का सौंदर्य और बढ़ गया है। चने की क्यारी के पास ही मिलकर उगी। ये चने की क्यारी है, उसके पास ही अलसी का पौधा है। ठीक है, तीसी का पौधा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो चने के पास हठपूर्वक उग आया हो, यानी जिद करके उग आया हो, जिसकी तुलना कवि एक नारी अर्थात एक औरत से कर रहा है, जो दुबली पतली है, जिसकी कमर लचीली है। उसके सिर पर भी नीले रंग के फूल मानो पूर्ण समर्पण हेतु तैयार हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अलसी कह रही हो कि जो मुझे प्यार से छुएगा उस पर मैं अपना हृदय न्यौछावर कर दूंगी। इस प्रकार अलसी के पौधे को कवि ने प्रेमातुर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, यानी इस काव्यांश में कवि ने एक छोटे से हरे रंग के चने के पौधे का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही उसके पास उगी हुई एक तीसी का पौधा है, जिसकी तुलना उन्होंने एक औरत, दुबली पतली और लचीली कमर वाली औरत के साथ किया है। आगे देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोखर। उठ रही इसमें लहरियाँ,
नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। ठीक है। इसमें सयानी अर्थात बड़ी उम्र की युवती। हाथ पीले करना मतलब शादी करना। पधारी मतलब आई हुई। फाग फागुन माह में गाया जाने वाला एक गीत है। मास यानी महीना। अनुराग मतलब प्रेम। ठीक है। स्वयंवर, ठीक है, तो स्वयंवर का अर्थ होता है खुद वर चुनना। अंचल, अंचल मतलब आंचल, पल्लू, साड़ी का पल्लू। विजन, विजन मतलब सुनसान स्थान या जंगल। पोखर, पोखर मतलब छोटा सा तालाब। लहरिया, लहरिया मतलब लहरें। तल मतलब नीचे। अब इसका इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। और सरसों की न पूछूं। ठीक है। कवि सरसों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ मत पूछूं। इसके सरसों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ मत पूछो। चारों ओर उसका पीला रंग चटक रहा है। ठीक है। सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं। कवि कहता है कि चारों ओर उसका पीला रंग चटक रहा है। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मन भावन लग रही है जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्य हो गई हो। ठीक है। हाथ पीले करना मतलब शादी करना। उसके पीले फूलों को देखकर, सरसों के पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में आई हो। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा है। इस शांतिपूर्ण वातावरण में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। कवि गांव से दूर किसी सुनसान जंगल के विषय में बताता है। ठीक है। गांव से दूर किसी सुनसान जंगल के विषय में बताता है जहाँ का वातावरण बहुत शांत है, जहाँ अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। व्यापारिक व शहरी गतिविधियों का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है, जहाँ की भूमि बंजर होते हुए भी प्रेम पैदा करती है। पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं। यहाँ प्रकृति का प्रत्येक अंग प्रेम से सराबोर दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रेम से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। जहाँ कवि बैठा है, जहाँ कवि बैठा है वहीं एक छोटा सा तालाब है जिसमें लहरें उठती रहती हैं और तालाब के साफ पानी के तल में उगी घास भी लहराती दिखाई देती है। इसके बाद है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल
ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक तालाब का वर्णन किया है। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बताता है कि तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी चांदी की गोल खंबे के समान प्रतीत होती है तथा उसकी चमक से आँखों में चकाचौंध पैदा करती है। इस तालाब के किनारे अनेक पत्थर हैं तथा हवा के स्पर्श से तालाब के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिस कारण तालाब के किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और वे पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हों। कवि सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। इसी तालाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबोकर खड़ा है। टांग मतलब पैर। देखने में तो वह ध्यान मग्न लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ध्यान मग्न है, परंतु जैसे ही किसी चंचल मछली का आभास होता है तो वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे अपने चोंच में दबा गले में उतार लेता है। ओके, तो इन पंक्तियों में कवि ने तालाब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और तालाब में डूबे पत्थर वो लगातार पानी पीते जा रहे हैं, जाने वो कब से प्यासे हैं और कब तक पानी पीते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बगुले का भी यहाँ जिक्र किया है, जो पानी में अपने एक पैर पर खड़ा रहता है और एकदम ध्यानमग्न रहता है, परंतु किसी मछली का आभास होते हुए वो अपना ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर तुरंत मछली को अपने चोंच में दबाकर निगल जाता है। अब हम आगे की पंक्ति देखेंगे। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने बगुले के समान चतुर एक चिड़िया का वर्णन किया है। तालाब के किनारे ही काले माथे अर्थात काले सिर वाली एक चिड़िया है। उसके पंख सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद हैं। जैसे ही वो कोई चंचल मछली देखती है उस पर वह टूट पड़ती है और उसे अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते
उड़ते उड़ते उसे खा जाती है। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से सामने दिखाई देने वाली भूमि का जो धरातल है वो ऊंचा है। वहाँ से रेल की पटरी भी गुजर रही है। कवि कहता है कि अभी किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है और वह अभी जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह इस समय स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई विशेष कार्य नहीं है। प्रकृति का अद्भुत तथा आकर्षक रूप कवि को वापस जाने से रोक रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा है। थैंक यू।